नमस्कार। कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है परिवार नियोजन सेवाओं पर केंद्रित विश्व जनसंख्या दिवस। जी हाँ, यही विषय है आज का। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से उप महाप्रबंधक परिवार कल्याण डॉक्टर पंकज सक्सेना। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में विषय से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं। और उसके लिए आपको नोट करने होते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स। तो जल्दी से कागज़ और पेन उठाइए और नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स हैं 0522 220 5756, 0522 2288 698, 0522 4015 988। और दर्शकों, आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन रहता है कि जब आप हमें फ़ोन करें, अपने टीवी की आवाज़ को पहले से ही कम कर दें, जिससे हम आपकी आवाज़ को स्पष्टतः सुन सकें। और डॉक्टर साहब फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, तब तक हम अपने विषय को शुरू करते हैं। और जैसा कि हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, तो हम चाहेंगे सबसे पहले इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या है और इसे मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने की जरूरत जो थी, यूएनडीपी ने एक निर्णय लिया था 1989 में कि हम हर वर्ष 11 जुलाई को जनता को इसके संबंध में, विश्व की बढ़ती जनसंख्या के संबंध में जागरूक करने के लिए एक दिवस मनाएं। ये ऐसा हुआ था कि 1987 में जो था, जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी, विश्व की जनसंख्या जो थी 5 अरब पहुंच गई थी, और आज की तारीख में जो है 7.35 अरब के लगभग है। तो उस संबंध में जो था, जब ये काउंसिल निर्णय लिया, तो ये हुआ कि हम जो है अपनी जनता को अवेयर करने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए इस विषय पे बात करने के लिए कि बढ़ती जनसंख्या के क्या प्रभाव हो सकते हैं उसके ऊपर, और हमारी जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात करने के लिए, कि मतलब कि लैंगिक समानता के विषय पे बात करने के लिए, इन विषयों पे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए जो था ये विश्व जनसंख्या दिवस बनाने का निर्णय लिया गया। और हर वर्ष जो था 11 जुलाई को विश्व स्तर पे, राज्य स्तर पे, जनपद स्तर, मतलब प्रत्येक स्तर पे जो था ये मनाया जाता है। और इसमें जो है, जब बढ़ती जनसंख्या है तो हम इसमें परिवार के नियोजन के संबंध में बात करते हैं। परिवार नियोजन नहीं, परिवार को नियोजित किए जाने के संबंध में, कि परिवार को नियोजित करने के क्या फायदे हो सकते हैं और बढ़ता परिवार जो था उससे किस प्रकार के दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं। तो इस संबंध में साथ में हम जो लैंगिक असमानता के जो हमारे चल रहा है भेदभाव, उसको भी दूर करने के प्रयास करते हैं। बहुत ही आवश्यक कारण इसके पीछे हैं, इस विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने के पीछे। और डॉक्टर साहब, इस विषय पर हमने एक लघु नाटिका तैयार की है, अगर आप इजाजत दें तो उसे देख लें। बिल्कुल, ये तो बढ़िया चीज़ तो है। आइए देखते हैं एक लघु नाटिका। बंद करो, तुम दोनों ही लड़ना। मार्स ने मुझे चाटा मारा। हाँ, किसने मेरे खिलौने दे रहा है? वो मैं नहीं जानता जन्मा। छुपा कर कहता है मैं नहीं जानता। परेशान कर दिया है तुम दोनों ने। रोहित बीमार पड़ा है और तुम दोनों, अगर तुम दोनों ने लड़ना झगड़ना नहीं बंद किया तो मैं मारूंगी तुम दोनों को। चलो भागो यहाँ से। शालिनी। जी माँ। अरे बंद कर ये पढ़ने लिखने का नाटक। जा रसोई में से पानी गर्म करके ला। जी माँ। अरे आ गए आप। शालिनी, शालिनी। जी माँ। जरा बापू के लिए चाय चढ़ा देना। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। रोहित की माँ, पगार के पैसे गिर गए। क्या? पगार के पैसे गिर गए या जुए में उड़ा के आ रहे हो? वाकई गिर गए। तुम तो जानती हो, जुआ खेलना मैंने कब का छोड़ दिया। कल रोहित को डॉक्टर को दिखाना है,
उसका बुखार नहीं उतर रहा है। अब अस्पताल जाऊं कि काम पर जाऊं? कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि काम पर जाऊं या ना जाऊं। हर पहली को पगार तो मिल ही जाएगी। काम पर जाता हूं तो वहां सुकून नहीं, काम से वापस आता हूं तो यहां घर में सुकून नहीं। मैं करूं तो क्या करूं? जब खिलाने पिलाने की औकात नहीं थी तो क्यों पैदा किए 4-4 बच्चे? वही पड़ोस में देखो श्यामानंद भैया को, तुम्हारी जितनी कमाई उनकी भी है। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। पति पत्नी के बीच कितना प्यार है, कितना खुशहाल है उनका परिवार। सब मेरी ही गलती है। अरे जरा जल्दी करो। बापू, आज स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। आखिरी तारीख की बच्ची, तो जा कहाँ रही है? स्कूल। आज मैं और तेरे बापू रोहित को लेके अस्पताल जाएंगे। तू घर पे रह। लेकिन माँ... लेकिन कुछ नहीं, तू घर पे रह के पढ़ाई कर लेना। कल चली जाना स्कूल। ठीक है माँ। बैठ जाओ। बैठो आराम से बैठो। सुनिए जी। क्या? क्या कह रही हो? 4-4 बच्चों का खाना पीना, उनकी पढ़ाई लिखाई तो ठीक से हो नहीं पा रही, और अब? भैया हम आ गए, अब चले अस्पताल। हाँ, चलो चलो चलो। रामकिशन जी, मैंने रोहित का चेकअप कर लिया है। उसमें मलेरिया के लक्षण दिख रहे हैं। अरे नहीं, घबराने की बात नहीं है। अगर आप उसको शुरू में अस्पताल ले आए होते तो 1 आध दिन की दवा में ठीक हो जाता, लेकिन अब उसे 2-3 दिन भर्ती करना पड़ेगा। तो भर्ती कर लीजिए साहब, मेरा रोहित बस ठीक हो जाए। हाँ, ठीक हो जाएगा। रामकिशन जी, आप क्या करते हैं? साहब, थोड़ी सी खेती है और मेहनत मजदूरी करता हूँ। और 4 बच्चे हैं, 5वां आने वाला है। जी साहब। एक बात बताइए रामकिशन जी, आप अपने खेत में एक स्थान पर 1 बीज बोते हैं और दूसरे स्थान पे 4-5 बीज बोते हैं, तो कौन सा पौधा स्वस्थ होगा? जहाँ 1 बीज बोएंगे वो पौधा स्वस्थ होगा। बिल्कुल ठीक। उसी तरह से अगर आपके 1 या 2 बच्चे होते तो आप अपनी कमाई से उनकी अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करवा सकते थे, उनका पालन पोषण कर सकते थे। जी साहब, ये तो है। रामकिशन जी, आप जानते हैं किसी भी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वहाँ कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर भार पड़ता है, मनुष्यों के लिए रहने के लिए जगह बढ़ने से जानवरों का रिहायशी क्षेत्र कम हो जाता है। हाँ साहब, ये बात तो सही है। जंगली जानवर रिहायशी इलाके में आकर खेती, मवेशी और कभी कभी तो इंसान की जान को नुकसान पहुंचाते हैं। खेती का रकबा धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप देखिए, इसे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। मात्र एक परिवार में 4 बच्चे होने से आपको कितनी परेशानी हो रही है, उसी तरह से देश को भी अपनी जनता की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश की खुशहाली का सही मंत्र है छोटा परिवार, सुखी परिवार, सुखी समुदाय और सुखी विकसित देश, जिसकी हर एक व्यक्ति इच्छा करता है। साहब, आपने 16 आने सच बात कही। ठीक है, तो अब आप भी आगे बच्चा ना हो इसके लिए परिवार नियोजन का साधन अपनाएं, और मैं तो कहता हूं आप तुरंत नसबंदी करवा लें। जी साहब।
स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन सेवाओं पर केंद्रित विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज सक्सेना। डॉक्टर साहब, हमने ये लघु नाटिका देखी, कैसा लगा आपको हमारा यह प्रयास? आपका प्रयास अत्यंत सराहनीय है जी। और लघु नाटिका के माध्यम से जो डॉक्टर साहब ने जो आखिर में जो आपके राम नरेश जी को जो समझाया है वो बहुत बढ़िया लगा जी। राम नरेश जी को समझाने के लिए जो उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण लिया था कि 1 पौधे और 4 पौधे वाला, वो वास्तविक यही है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो जो है हमारा जो जंगली क्षेत्र जो सिकुड़ता जाएगा और जानवर जो आते हैं, ये वास्तविक सत्य है कि हमारा रिहायशी क्षेत्र जब बढ़ता है तो उसका कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन दूसरी जगह पर असर पड़ता है और इस प्रकार की लगातार घटनाएं बढ़ती रहती है जानवर आने की। आपका खाद्यान्न का रकबा जो है कम होता जाएगा, शहर बड़े होते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे आने वाले समस्या में जो आपके डॉक्टर साहब ने कहा कि खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो सकती है, हाँ भविष्य में इसके बारे में सोचा जा सकता है, आज की तारीख में तो नहीं है, लेकिन भविष्य में जो है ये इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। फिलहाल बढ़ती जनसंख्या का असर जो होता है हमारे संसाधनों पर पड़ता है, तो जो संसाधनों को करने के लिए प्लानिंग जो होती है बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि एक लिमिटेड संसाधन के अंदर हम किस प्रकार से प्लान करें कि सबके पास में समुचित उसका हक मिल पाए, तो बड़ी समस्या होती है। तो ये प्रयास जो था आपका अच्छा रहा कि जिस हिसाब से, और इस प्रकार के प्रयास होते रहने चाहिए कि जनता के बीच में संदेश जाने चाहिए। और आखिर में जो था राम नरेश जी बहुत अच्छे रहे कि बहुत जल्दी बात समझने के बाद उन्होंने परिवार को नियोजन करने के लिए कुछ साधन बनाया। और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नैन स्वरूप जी हैं बाराबंकी से फोन लाइन पर। हेलो नैन स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? हाँ नमस्ते मैडम, मैं जानना ये चाहता हूँ कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार, हम दो हमारे दो, यही होना चाहिए हमारे परिवार में। जैसे यहाँ जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम उम्र पे शादी होना, अज्ञानता होना, मनोरंजन मानना, ये सब जो है इस परिवार बढ़ने के कारण है। इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने अपने प्रश्न के अंदर ही कुछ जवाब दे दिए कि कम पढ़ा लिखा होना। वास्तविक बात तो यही है कि जिस तरीके से हमारी साक्षरता दर बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर जो है वो इसके प्रति जागरूकता बढ़ती जाएगी, हम परिवार को नियोजित कर पाएंगे। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर एक पुरुष को हम शिक्षित करते हैं तो मात्र एक व्यक्ति शिक्षित हो पाता है, और अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरी एक सिविलाइजेशन को शिक्षित करते हैं, क्योंकि महिला ही जो होती है किसी भी बच्चे का प्राथमिक विद्यालय होती है और वो जिस तरीके से देते हैं तो वो आगे बढ़ती जाती है। तो उस हिसाब से फीमेल लिटरेसी रेट को बढ़ना, मतलब कि हमारे यहाँ जो है महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो परिवार कल्याण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की तारीख में देखें तो महिला जो हमारी जो टोटल साक्षरता दर है वो हमारी जो है 69.72 के लगभग है, मतलब 70% के लगभग है, जिसमें पुरुषों की जो भागीदारी है उसमें 79 के लगभग है, मतलब कि 80% के लगभग जो है हमारे पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं, और जबकि महिलाओं का प्रतिशत केवल 7% के लगभग है। तो इसका मतलब गैप है कि जो महिलाओं के। इसी विषय पे जो था जो एक हमारी टास्क फोर्स थी नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन, उसने भी कुछ इंडिकेटर्स निकाले थे, मतलब अपने उसके साधने के लिए। तो उसने 14 इंडिकेटर्स थे, उस 14 इंडिकेटर्स में से 13 इंडिकेटर्स जो थे वो केवल इसी आधार पे हैं कि अगर हम महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ा दें तो हमारा TFR या सकल प्रजनन दर में कमी आ सकती है। जैसे कि अगर महिला पढ़ लिख जाती है तो एज एट द मैरिज बढ़ जाती है, उसके बाद उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग के होने वाले फायदे समझ में आती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे अगर समझ में आते हैं तो उससे होने वाली समय के अंदर मोर्टिलिटी रेट, जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उस पर कम करता है, मतलब मातृ दर, मृत्यु दर, शिशु दर और प्रजनन दर तीनों में कम होती है। तो ये सारी चीज़ों के इंडिकेटर। दूसरी चीज़, उसमें अपने कुछ निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, जिसकी वजह से वो सोच सकती है कि उसको कितना अपना परिवार चाहिए। वो आर्थिक रूप से भी सोच सकती है कि आर्थिक रूप से क्या करते हैं। अगर आपके वाले इसी जो लघु नाटक था इसमें हमारा जो उनकी राम नरेश जी की पत्नी थी, ये भी अगर बहुत ज़्यादा शिक्षित होती तो वो पहले ही बचा सकती थी कि हमें ये लेना चाहिए था। जो उन्होंने श्यामल का उदाहरण लिया, उनके 2 बच्चे थे, तो हो सकता है कि मतलब इस तरीके से सोच के लिए साक्षरता दर के साथ साथ ही जो है अगर बढ़ाते जाएंगे और खासकर महिला साक्षरता दर बढ़ती जाएगी तो हम अपने सकल प्रजनन दर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और एक तरीके से जनसंख्या पे स्त्रीकरण किया जा सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बातचीत के सिलसिले को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं। और दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन सेवाओं पर केंद्रित विश्व जनसंख्या दिवस, और हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज सक्सेना। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं कोलकाता से, मंजू शुक्ला जी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते, मैं मंजू मुखर्जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। जी मंजू मुखर्जी जी हमारे साथ हैं, क्षमा कीजिएगा। मंजू जी, आपका क्या प्रश्न है? जी, मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ
कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं गांव-गांव में जाती हूँ। तो जैसे बिहार, यूपी, बंगाल के गांव में जब जाती तो वहाँ पे देखती हूँ कि महिलाएं जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और गांव में रहती है, तो वो लोग अपनी बच्चियों की जब शादी देती है और देने से पहले उनसे जो बातचीत करना चाहिए कि तुम आगे जा कर के पत्नी और माँ भी बनने वाली हो, तो पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करे, तो वो लोग इस बात से हिचकिचाती है कि मैं बेटी से कैसे इस तरह की बातें करूं। तो मैं एक सोशल वर्कर होकर के कैसे उन महिलाओं को समझाऊं कि नहीं, ये बात करना जरूरी है उनकी बच्चियों के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उनकी बच्चियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो आप बताएं कि कैसे मैं इस बात को उन जो पढ़ी लिखी नहीं है उन महिलाओं तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊं। धन्यवाद जी। आपने जो बात जो कही वो बिल्कुल सत्य है कि हमारे यहाँ जो थे पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें जो होती हैं वो सिखाई जाती हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपका एक जिक्र भी करना चाहूँगा कि अभी आपने एक ऐड देखा था जो इससे पहले हमारे ब्रेक आया था, जिसमें दादी जी ने अपनी बात को आगे कहा था और अपने जो पोते को जो था परिवार नियोजन साधन है। वास्तविकता यही होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे भी बात होते हैं, जब भी कभी सास बनते हैं तो हमारा या किसी का भी होता है तो वो अगले वंश बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा चिंतित होते हैं मुकाबले इसके लिए कि परिवार को नियोजित करने के लिए। तो इन मिथक को दूर करने के लिए विभिन्न तरीके से बात की जा सकती है, जिसके लिए कहा जाता है कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए। और ये केवल जो है व्यवहार परिवर्तन जो है किसी भी समुदाय के साथ में बातचीत करके, कुछ उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करके कि ये सामने जो था इस व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसके तरीके से, जैसे आपके लघु नाटक का एक उदाहरण था, इस तरीके के उदाहरण प्रस्तुत करके तभी वो आगे परिवर्तन लाया जा सकता है। इस संबंध में जैसे कि आज की तारीख में जो है जो हम लोग जो है सास बहू सम्मेलन आयोजित करते हैं, तो उसमें इसी सोच को दूर करने का प्रयास किया जाता है कि सास और बहू सम्मेलन आपसी सामंजस्य स्थापित करें। सास क्या चाहती है, क्योंकि एक पीढ़ी का डिफरेंस है, एक पीढ़ी के डिफरेंस के अंदर सोच और विचार जो था काफी परिवर्तित होता है, क्योंकि एक पुरानी पीढ़ी आपसे कम से कम 2 डिकेड्स का अंतर होता है कि 2 डिकेड के अंदर आचार व्यवहार और सोच में बहुत अंतर आ जाता है। तो दोनों के बीच में जब तक आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं होता तब तक होता है। वही प्रॉब्लम बिहार में नहीं, हर जगह की प्रॉब्लम है कि हम अपनी बात को आगे नहीं कह पाते हैं। लेकिन इस बात के लिए थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और समाज को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपनी बातों को आगे कह पाएं, क्योंकि जितनी भी शिक्षा हम लोग पाते हैं आपस में वो पीयर ग्रुप से पाते हैं। जैसे कि अभी आपने दूसरा ऐड देखा था तो उसके अंदर जो था एक पीयर ग्रुप जो था, लड़के जो थे वो दूसरे को समझा रहे थे, लेकिन उसने आखिर में जो कहा कि समझदारी क्या है, तो वही चीज़ है। तो निर्णय लेना पड़ेगा लेकिन आगे भी आना पड़ेगा। और मंजू मुखर्जी जी, आपने बहुत जिम्मेदारी भरा प्रश्न उठाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब, यहाँ हम एक और ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ में आज फिर से आपका स्वागत करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन सेवाओं पर केंद्रित विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज सक्सेना और डॉक्टर साहब हमारे साथ आलोक रंजन जी फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रयागराज से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो आलोक रंजन जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मेरा प्रश्न ये है कि अभी इस साल मेरी उम्र 23 साल है और हमने इस साल शादी की है जी, और हम 8 से 10 साल अभी कैद चाहते हैं, फैमिली नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो भी दवाएं उपलब्ध जो हो या वैसे उपचारिक दवा वो, तो डॉक्टर जी से कहिए कि वो सब जो अस्पतालें हैं, जो अस्पतालें हैं, क्या इन सब में भी दवाएं ऐसे उपलब्ध होती हैं? जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल। आलोक रंजन जी, अगर आप जो ये चाहते हैं कि अपने परिवार में, ये बहुत ही आपका अच्छा प्रयास है कि जो आपने ये सोचा कि उसमें संबंध में, और इस संबंध के लिए डिफरेंट तरीके के काफ़ी तरीके के गर्भनिरोधक साधन आपके पास में विकल्प उपलब्ध रहेंगे स्पेसिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए, अगर पुरुष के रूप में आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया कंडोम एक सुरक्षित उपाय है। अगर आप इसके बाद अगर आपकी वाइफ चाहती हैं तो उसके लिए आप कॉपर टी को अपना सकते हैं, ये 5 साल और 10 साल दोनों में उपलब्ध है। अगर इस बीच में आप चाहते हैं तो अंतरा गर्भ निरोधक साधन भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि 3 महीने के लिए प्रभावी है। साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, छाया है, जो कि ये दोनों सारी चीज़ें जो आपके पास में उपलब्ध हैं आप इसके लिए। हाँ, लेकिन ये कहना जरूरी है कि अंतरा है प्राप्त करने के लिए, ओसीपी के लिए या छाया के लिए कम से कम अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, अपना चिकित्सकीय परीक्षा कराइए, जो डॉक्टर की सलाह है उसके हिसाब से आप अपनी जो चीज़ है उसे जरूर अपनाएं, गर्भनिरोधक साधन उस हिसाब से अपनाएं, लेकिन कंडोम के साथ में अपनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जी, और आलोक जी, आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर साहब, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, जब भी होता है तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है तो उसको जो था पूरे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक तो हम जो है पहले शुरुआती दौर में दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा करते हैं, जो कि हम 27 जून से 10 जुलाई के बीच में करते हैं। और इस संबंध में जो है हम जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जो फील्ड लेवल या क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाके संपर्क करते हैं। और जो हमारे इच्छुक जो दंपत्ति हैं और जो जिस प्रकार का गर्भनिरोधक साधन अपनाना चाहते हैं उसको चिन्हित कर लेते हैं, ताकि हम प्लानिंग कर सकें उनको किस तरीके से सुविधाएं उनको पास में नजदीक और आसानी से प्राप्त हो सकें। 11 तारीख से लेकर 24 जुलाई के मध्य में जो है हम जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाते हैं। इसमें इन्हीं चिन्हित लोगों को और इसका तक और भी कोई आना चाहता है तो उसके लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं कि ताकि उसको अपना इच्छित गर्भनिरोधक साधन उसे प्राप्त हो सके। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि इस वर्ष जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है उसकी स्लोगन और उसकी थीम हमारे दर्शकों को बताइए। अबकी बार की जो थीम जो थी वो थी कि परिवार नियोजन से निभाए जिम्मेदारी, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी तैयारी। तो ये थीम थी अपने आप में क्लियर है कि अगर परिवार नियोजन से ही अगर हम चाहें तो उसी से अगर करें तो माँ और बच्चे का स्वास्थ्य जो था वो अच्छा रह सकता है। दूसरी चीज और जो स्लोगन है तो वो तो वही है कि जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। जी, बहुत एक संदेश भी इसमें साफ जाहिर हो रहा है जो इस पूरे थीम का होना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि निरक्षरता और परिवार नियोजन ये आपस में किस तरह से संबंध रखते हैं? हाँ, मैंने जब भी बात हो रही थी निरक्षरता के बारे में तो वही चीज़ है कि अगर जैसे जैसे लोग निरक्षर या कम साक्षर होते हैं तो उनके अंदर परिवार के अंदर ये इच्छा होती है ना कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएं या मेरे ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम मिलेगा तो मैं ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, तो वो अपने आप में निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर साक्षर हो जाते हैं तो ये निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं कि कितना उनको आर्थिक संलग्न के हिसाब से वो कितने परिवार को वो कर पाए। तो इसलिए जो साक्षरता दर जो है वो बहुत जरूरी है। जी। और डॉक्टर साहब, विश्व जनसंख्या दिवस है जो वो किस तारीख को मनाया जाता है, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। जी। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम सुनते हैं जनगणना और जनसंख्या, ये दोनों जो शब्द हैं आपस में किस तरह से संबंधित हैं? देखिए, जनसंख्या का मतलब है कि किसी भी पॉपुलर एरिया में आप कहना चाहिए ज्योग्राफिकल एरिया में या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जितने भी इंसान है या मतलब मनुष्य प्रजाति जो उसकी जो है वो कहलाती है जनसंख्या। और जब हम इसकी कभी कभी गणना करते हैं, हर 10 साल पे इसकी गणना की जाती है तो वो हो जाती है जनगणना। मतलब जनसंख्या और जनगणना एक जो है वो स्तर है कि जहाँ पे कि जितने लोग हैं, और जनगणना जो करी जाती है वो इसलिए की जाती है कि ताकि हम अपने संसाधनों के लिए बेहतर प्लान कर सके कि किस प्रकार से किस जगह पे हम अपने संसाधनों का यूटिलाइजेशन करना है। जी। और डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। और आइए अब चलते चलते में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न जिसका सही जवाब भेजने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को हम ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए चुनते हैं और उस भाग्यशाली विजेता को हम अपने इस कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आमंत्रित करते हैं। तो जल्दी से नोट करिए क्या है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा और अब जल्दी से नोट कर लें इस प्रश्न के उत्तर को भेजने के लिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट करें। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupl.ko@gmail.com। और आशा करते हैं आपने हमारा पता और ईमेल आईडी नोट कर ली होगी। और इसी के साथ साथ आपसे ये कहना है कि आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं का लाभ उठाते रहें और बनाएं एक स्वस्थ भारत। और डॉक्टर साहब, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप इस कार्यक्रम में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।